सोचिए कि एक 14 साल का बच्चा है। वो अपने कमरे में बैठा आराम से कोई साधारण सा रेसिंग वीडियो गेम खेल रहा है। हाँ, आमतौर पर जैसे बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल। लेकिन अचानक उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आता है, और ये मैसेज गेमिंग कंसोल की तरफ से नहीं है, बल्कि भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से है। बाप रे, ये तो एकदम किसी डिस्टोपियन या साईफाई फिल्म का सीन लगता है ना? सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन असल में 1 मई 2026 से ई स्पोर्ट्स के लिए जो नए अनिवार्य पंजीकरण नियम लागू हो रहे हैं, वो इस काल्पनिक से लगने वाले दृश्य को एक संभाव्य वास्तविकता के बहुत करीब ला रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास मेटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए ड्राफ्ट नियमों का पूरा पुलिंदा है, साथ ही कुछ प्रमुख टेक जर्नल्स के विश्लेषणात्मक आर्टिकल्स हैं, और गेमिंग इंडस्ट्री के भीतर से आई कई ग्राउंड रिपोर्ट्स का एक स्टैक भी है। मतलब हमारे पास काफी सारा डेटा है आज खंगालने के लिए। एकदम सही। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत का डिजिटल गेमिंग परिदृश्य एक बिना दखल वाले या कहें पूरी तरह से हैंड्स ऑफ रवैये से एक बेहद सख्त और संरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम की ओर छलांग लगा रहा है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके तार केवल मनोरंजन से नहीं जुड़े हैं। अगर हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इसमें भू राजनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान सब कुछ है। बहुत सारे पहलू हैं इसके। बिल्कुल। और ये एक मई 2026 की जो तारीख है, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसका बीज असल में 2025 के प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में बोया गया था। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 2025 का वो एक्ट जिसने रियल मनी गेमिंग यानी असली पैसे वाले गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था उस वक्त का। मैं वही सोच रही थी कि उस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई थी, उनके मुताबिक तो वो पूरी इंडस्ट्री रातों रात एक बड़े संकट में आ गई थी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सच में समझ नहीं आ रही है। क्या? मतलब जब एक बार रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी ना? फिर अचानक से ये नया संस्थागत ढांचा क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, उस प्रतिबंध के तुरंत बाद की जो स्थिति थी ना, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। जब किसी भी देश में एक बहु करोड़ डॉलर के उद्योग के एक बड़े हिस्से पर अचानक ब्रेक लगता है तो एक शून्य बन जाता है। एग्जैक्टली। वहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाता है। निवेशक घबराए हुए थे, गेम डेवलपर्स इस असमंजस में थे कि अब भारत में क्या वैध है और क्या नहीं। एक ग्रे एरिया बन गया था। लगाना काफी नहीं है। जो ग्रे मार्केट बच गया है या जो ई स्पोर्ट्स जैसा तेजी से बढ़ता हुआ सफेद बाजार है, उसे चलाने के लिए एक स्पष्ट ढांचे की जरूरत है। मतलब सिर्फ गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। हाँ, एक ऐसा ढांचा जो केवल नियम न बनाए बल्कि उन्हें लागू भी कर सके। और इसी जरूरत ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI को जन्म दिया। OGAI, मैंने इन दस्तावेजों में इसके बारे में पढ़ा है, और सच कहूं तो ये दस्तावेज वाकई चौंकाने वाले हैं। मेटी ने इसे एक पूरी तरह से डिजिटल और अटैच्ड ऑफिस के रूप में स्थापित किया है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह समझ आता है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गेमिंग अथॉरिटी बनाएगा ही। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इन दस्तावेजों में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा उलझा दिया वो है इसका बोर्ड के सदस्य। हाँ, इसमें केवल तकनीकी विशेषज्ञ या IT सचिव नहीं बैठे हैं। इस अथॉरिटी में बाकायदा गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। वही तो, वीडियो गेम्स को रेगुलेट करने वाली संस्था में गृह और कानून मंत्रालयों का क्या काम? मतलब क्या हम सिर्फ PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की बात नहीं कर रहे थे? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यह अब कोई साधारण IT मुद्दा रहा ही नहीं है। गृह मंत्रालय की जो मौजूदगी है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देख रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक गेम से? देखिए, आज के समय में मल्टीप्लेयर गेम्स में जो इन गेम चैट सिस्टम होते हैं या गेम के भीतर जो वर्चुअल करेंसी का लेन देन होता है, हाँ, डिजिटल कॉइन्स वगैरह, बिल्कुल, उसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है या यहाँ तक कि कट्टरपंथी फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी चिंताएं कई बार उठाई हैं। ओह, तो वो चैट रूम्स को एक सुरक्षित संचार चैनल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जहां तक कानून मंत्रालय की बात है, उनकी उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग कंपनियों के साथ
भविष्य में अगर कोई अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन का विवाद होता है तो उसे कानूनी रूप से मजबूती से संभाला जा सके। समझ गई। तो ये अथॉरिटी अब ई स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर रही है? मतलब 1 मई से जो भी कंपनी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाएगी उसे OGAI के पास रजिस्टर होना ही पड़ेगा। एकदम अनिवार्य रूप से। लेकिन उसी नियम के अगले पन्ने पर एक और बात लिखी है। अन्य बिना पैसे वाले गेम्स, जिन्हें वो ऑनलाइन सोशल गेम्स कह रहे हैं, उनके लिए ये पंजीकरण वैकल्पिक रखा गया है। हाँ, लेकिन उसमें एक शर्त है, जब तक कि सरकार किसी विशेष श्रेणी के लिए अलग से अधिसूचना जारी ना करे। तो अभी के लिए छूट है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ई स्पोर्ट्स को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का मतलब है कि सरकार अब इसे एक पारदर्शी औपचारिक क्षेत्र मानती है। मतलब ये अब एक फॉर्मल सेक्टर है, जो कि उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो ई स्पोर्ट्स को क्रिकेट या फुटबॉल की तरह अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्हें और उनके प्रायोजकों को एक कानूनी वैधता मिल रही है। लेकिन सोशल गेम्स को अभी वैकल्पिक रखने का मतलब है कि सरकार एक ही बार में पूरे उद्योग का दम नहीं घोटना चाहती। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वे पहले उस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं जहां पैसा और प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी का उपयोग करूं तो ये नया ढांचा ऐसा है जैसे सरकार अब सिर्फ खेल का मैदान तैयार नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद उस पूरे स्टेडियम की मालिक बन गई है। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है। मतलब वे तय कर रहे हैं कि स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाएगा, कौन सी टीमें अधिकृत हैं और कौन से खेल केवल पीछे अभ्यास के लिए हैं। हाँ, लेकिन उस स्टेडियम वाली एनालॉजी में एक छोटा सा पेच भी है। वो क्या? ये मैनेजमेंट सिर्फ खेल के नियम नहीं बदल रहा है, ये भी तय कर रहा है कि स्टेडियम में आने वाले दर्शकों की उम्र क्या होगी और वे अपनी जेब में कितने पैसे ला सकते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स को एक औपचारिक उद्योग बनाने के बाद इन ड्राफ्ट नियमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सामान्य वीडियो गेम्स की ओर मुड़ जाता है जो हर आम मोबाइल फोन में मौजूद है। खास तौर पर लत या गेमिंग एडिक्शन को लेकर जो नियम है। बिल्कुल। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि वीडियो गेम्स के लिए अब आयु वर्गीकरण या एज क्लासिफिकेशन को लागू करने के कड़े प्रावधान आ रहे हैं। और ये वर्गीकरण का तंत्र कैसे काम करेगा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ फिल्मों के सेंसर बोर्ड की तरह नहीं है। हाँ, कि बस एक यू या ए सर्टिफिकेट दे दिया और काम खत्म। एग्जैक्टली। इन नियमों के पीछे का तंत्र ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि गेम के भीतर का जो कंटेंट है और उसकी जो संरचना है वो खिलाड़ी की उम्र के अनुकूल हो। और इसका सबसे बड़ा निशाना वे गेम्स हैं जिनमें माइक्रो ट्रांजैक्शंस होते हैं। माइक्रो ट्रांजैक्शंस यानी इन गेम खरीदारी। मुझे इस पर थोड़ा विस्तार से बात करनी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि मेटी इसके लिए भविष्य में एक कोड ऑफ प्रैक्टिस लाने वाला है और इन दस्तावेजों में वे बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैम्ब्लिफिकेशन। हाँ, ये शब्द इन दिनों बहुत चर्चा में है। तो अब मान लीजिए कि एक खिलाड़ी कोई गेम खेल रहा है, वो अपने डिजिटल अवतार के लिए एक नई लाल रंग की जैकेट खरीदना चाहता है या अपनी वर्चुअल कार का इंजन अपग्रेड करना चाहता है। हाँ, बहुत आम बात है गेमिंग में। वो अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये का भुगतान करता है और उसे वो जैकेट मिल जाती है। ये तो एक सीधा लेन देन है ना। इसमें और गैम्ब्लिफिकेशन में क्या अंतर है? सरकार एक साधारण ई कॉमर्स जैसे लेन देन और जुए के बीच की ये बारीक रेखा कैसे खींचेगी? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक लाल जैकेट खरीदना, जैसा कि आपने कहा, एक सीधा ई कॉमर्स लेन देन है। मैंने पैसे दिए, मुझे सामान मिल गया। बिल्कुल। लेकिन गेम बनाने वाली कंपनियां अक्सर इस तरह से काम नहीं करती हैं। वे लूट बॉक्स या मिस्ट्री क्रेट की अवधारणा को उपयोग करती हैं। अच्छा, वो जो संदूक जैसा होता है गेम्स में। एग्जैक्टली। खिलाड़ी 100 रुपए देकर सीधा लाल जैकेट नहीं खरीदता, वो 100 रुपए देकर एक डिजिटल संदूक खरीदता है। अब जब वो संदूक खुलता है तो स्क्रीन पर कुछ बहुत ही चमकदार एनिमेशंस होते हैं, सस्पेंस वाला संगीत बजता है और एक पहिया सा घूमता है। एक तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है। हाँ, और फिर शायद उसमें लाल जैकेट निकले या शायद सिर्फ एक साधारण सी टोपी निकले जिसकी खिलाड़ी को कोई जरूरत ही नहीं है। तो खिलाड़ी को पता नहीं होता कि उसे क्या मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं। तो खिलाड़ी उस लाल जैकेट को पाने की उम्मीद में बार बार पैसे देकर वो संदूक खरीदता रहता है। यही तो कैच है। और मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक बहुत ही जटिल तंत्र है। 1950 के दशक में बीएफ स्किनर नामक एक मनोवैज्ञानिक ने चूहों और कबूतरों पर कुछ प्रयोग किए थे, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने पाया कि यदि किसी क्रिया पर इनाम, जैसे कि भोजन, हर बार न मिलकर अनियमित रूप से मिलता है,
जिसे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहते हैं। तो वह जीव उस क्रिया को बार बार दोहराता है। बार बार और सबसे अधिक जुनूनी तरीके से दोहराता है। कसिनो में जो स्लॉट मशीनें होती है ना, वे बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। आप लीवर खींचते हैं, आपको नहीं पता कि आप जीतेंगे या हारेंगे। हाँ, वो अनिश्चितता बनी रहती और है। वो अनिश्चितता दिमाग में डोपामीन का एक जबरदस्त स्राव करती है, आपको एक किक मिलती है। और यही मनोविज्ञान आज के वीडियो गेम्स में एम्बेड कर दिया गया है। ठीक यही बात है। गेम डेवलपर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे बाकायदा मनोवैज्ञानिकों की मदद से इन लूट बॉक्सेस को डिजाइन करते हैं। बाप रे, मनोवैज्ञानिकों की मदद से? हाँ, ताकि नियर मिस प्रभाव पैदा किया जा सके। यानी खिलाड़ी को लगे कि वो लाल जैकेट जीतने ही वाला था, बस 1 इंच से रह गया, अगली बार पक्का मिल जाएगा। और यही गेमिफिकेशन है। जी, ये सीधे तौर पर असली पैसे का जुआ नहीं है, क्योंकि आप जो जीत रहे हैं वो एक वर्चुअल जैकेट है जिसे आप नकद में नहीं बदल सकते। लेकिन लत लगाने का जो मनोवैज्ञानिक तंत्र है वो 100% जुए वाला ही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सरकार इसे लेकर इतनी चिंतित क्यों है। नए नियम जो कोड ऑफ प्रैक्टिस लाने की बात कर रहे हैं, वे इसी मनोवैज्ञानिक हेरफेर को लक्षित कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नाबालिगों को इस स्किनर बॉक्स में फंसाकर पैसे न निकाले जाएं। ये सच में आंखें खोलने वाला है। जब हम दस्तावेजों में गैम्ब्लिफिकेशन शब्द पढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही तकनीकी या कानूनी शब्द लगता है। बहुत रूखा सा शब्द है। लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान को हैक करने के बारे में है। और आयु वर्गीकरण का नियम इसी हैकिंग से संवेदनशील उम्र के खिलाड़ियों को बचाने का एक प्रयास है। बिल्कुल। ये सब कागज पर एक बहुत ही मजबूत रक्षा प्रणाली की तरह लगता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया कागजों पर नहीं चलती। हमारे पास जो टेक जर्नल्स के आर्टिकल्स हैं, वे एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। एनफोर्समेंट का सवाल। हाँ, आप इन नियमों को लागू कैसे करेंगे? प्रवर्तन या एनफोर्समेंट। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी कानूनी और तकनीकी लड़ाई लड़ी जा रही है इस वक्त। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 2025 के रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध के बाद से सरकार अवैध सट्टेबाजी पर बेहद आक्रामक हो गई है। हाँ, उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई है। खासतौर पे चुनाव या क्रिकेट जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान जो विदेशी सट्टेबाजी साइटें सक्रिय होती हैं, उन्हें थोक के भाव ब्लॉक किया जा रहा है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन डोमेन्स तक पहुंच को पूरी तरह रोक दें। लेकिन इंटरनेट पर ब्लॉक लगाना इतना सीधा नहीं होता। वही तो, अगर इंटरनेट एक विशाल हाईवे है तो सरकार वहां टोल प्लाजा और चेक पोस्ट लगा रही है। हालांकि उस हाईवे के नीचे एक गुप्त सुरंग हमेशा से मौजूद रही है। VPN। हाँ, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और यही वो सुरंग है जिसने IT मंत्रालय की नींद उड़ा रखी है। IT सचिव S कृष्णन ने खुद इन आर्टिकल्स में उद्धृत होते हुए VPN एक्सेस को एक कांटेदार मुद्दा या थॉर्नी इशू माना है। उन्होंने बहुत सही शब्द चुना है इसके लिए। नहीं आ रहा कि तकनीकी रूप से ये कैसे संभव है। ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक VPN तो बनाया ही इसलिए गया है ना कि वो किसी भी ब्लॉक को बाईपास कर सके। अगर सरकार एक VPN सर्वर को ब्लॉक करती है तो वे अगले दिन कोई दूसरा सर्वर बना लेंगे। आप इन सुरंगों को खोदने से कैसे रोक सकते हैं? तकनीकी रूप से VPN कैसे काम करता है, ये समझना इस कांटेदार मुद्दे की जड़ तक पहुंचने जैसा है। देखिए, जब कोई इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी ब्लॉक की गई सट्टेबाजी साइट को खोलने की कोशिश करता है तो उसका ISP उसे वहीं रोक देता है, क्योंकि वो उस वेबसाइट का नाम या डोमेन पहचान लेता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही उपयोगकर्ता VPN चालू करता है तो VPN उसके डेटा को एक एन्क्रिप्टेड यानी पूरी तरह से सुरक्षित और गुप्त सुरंग में डाल देता है। अब ISP केवल ये देख सकता है कि डेटा कहीं जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख सकता कि डेटा के अंदर क्या है या वो अंततः किस साइट पर जा रहा है। मतलब डेटा एक बंद लिफाफे की तरह हो जाता है। एग्जैक्टली। VPN सर्वर उस लिफाफे को किसी दूसरे देश, मान लीजिए सिंगापुर में ले जाता है और वहां से उस सट्टेबाजी साइट को खोल देता है। साइट को लगता है कि उपयोगकर्ता सिंगापुर में बैठा है। तो इस एन्क्रिप्शन को भेदना या इसे ब्लॉक करना तो लगभग असंभव है। देखिए, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन ये बेहद जटिल जरूर है। इसके लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन या DPI जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जो एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक के पैटर्न को पहचान सकती हैं। लेकिन क्या ये एक बिल्ली और चूहे के खेल जैसा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, 100% वही है। जैसे ही सरकार एक नई तकनीक लाती है, VPN कंपनियां एक नया प्रोटोकॉल विकसित कर लेती हैं या डिजिटल सोवरेनिटी से जुड़ती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? डिजिटल संप्रभुता इस पूरी तस्वीर में कैसे फिट बैठती है? ऐतिहासिक रूप से
हम हमेशा इंटरनेट को एक बिना सीमाओं वाली दुनिया मानते आए हैं। हाँ, ग्लोबल विलेज टाइप। लेकिन अब सरकारें ये महसूस कर रही हैं कि सिर्फ भौतिक सीमाएं काफी नहीं हैं। डिजिटल संप्रभुता का अर्थ है कि किसी देश का अपने डिजिटल स्पेस और अपने नागरिकों के डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होना। जब सरकारें वीपीएन को विनियमित करने के तरीके खोजने की बात करती हैं, तो वे असल में इंटरनेट की आभासी सीमाओं को वास्तविक भौतिक सीमाओं की तरह ही कड़ाई से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब जो नियम जमीन पर लागू है वही हवा में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल। वे कह रही हैं कि जो कानून भारत की भौतिक धरती पर लागू होता है, जैसे अवैध जुए पर प्रतिबंध, वो कानून भारत के डिजिटल स्पेस में भी लागू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति महज एक विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करके देश के कानून को दरकिनार नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट की वो खुली वाइल्ड वेस्ट वाली छवि अब खत्म हो रही है, कम से कम भारत में तो जरूर। हाँ, परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है। और अगर हम अपनी पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर उभरकर सामने आती है वो गेम डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय गेम डेवलपर्स और पब्लिशर्स के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। जो कंपनियां कैलिफोर्निया, टोक्यो या हेलसिंकी में बैठकर गेम्स बना रही हैं, उन्हें ये समझना होगा कि भारत अब केवल एक मुक्त बाजार नहीं रहा, जहां आप कोई भी गेम लॉन्च कर दे और वो बस चल जाए। हाँ, 1 मई 2026 से ई स्पोर्ट्स का जो औपचारीकरण हो रहा है, वो पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल देगा। उन कंपनियों को अब भारत के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी होगी। उन्हें न केवल OGAIA के नियमों का पालन करना होगा, बल्कि अपने गेम्स में से गैम्बलिफिकेशन वाले तत्वों को हटाना या संशोधित करना होगा। और आयु वर्गीकरण के अनुकूल गेम बनाने होंगे। बिल्कुल। और माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस आएगा, उसके हिसाब से अपने पूरे बिजनेस मॉडल को फिर से अलाइन करना होगा। और देखिए, ये सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। जब भारत जैसा विशाल बाजार इतने कड़े नियम लागू करता है ना, तो दुनिया भर की गेमिंग इंडस्ट्री को अपनी डिजाइन फिलॉसफी को बदलना ही पड़ता है। क्योंकि वे भारत के लिए अलग और बाकी दुनिया के लिए अलग गेम नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, वो आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है। पता है, एक समय था जब वीडियो गेम्स की दुनिया बहुत सीधी हुआ करती थी। या तो आप गेम जीत गए या हार गए, स्क्रीन पर गेम ओवर आता था और सब वहीं खत्म हो जाता था। बहुत ही आसान दिन थे वो। हाँ, लेकिन आज इन तमाम स्रोतों और आर्टिकल से गुजरने के बाद ये स्पष्ट है कि वो साफ सुथरी स्क्रीन अब हमेशा के लिए एक बहुत ही जटिल कानूनी और तकनीकी जाल में बदल गई है। और इस पूरी चर्चा और इन दस्तावेजों से एक ऐसा विचार भी उभरता है जो केवल गेमिंग तक सीमित नहीं रहता। अच्छा? हाँ, बल्कि ये इंटरनेट के भविष्य पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और वो विचार क्या है? देखिए, यदि सरकारें ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए वीपीएन जैसी एन्क्रिप्शन तकनीकों को विनियमित और नियंत्रित करना सीख जाती हैं, तो क्या इस अभूतपूर्व नियंत्रण क्षमता का उपयोग भविष्य में इंटरनेट की सामान्य आजादी और डिजिटल गोपनीयता को सीमित करने के लिए किया जा सकता है? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। बिल्कुल। क्या हम धीरे धीरे स्प्लिंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क न होकर हर देश का अपना एक अलग बंद और कड़ाई से नियंत्रित डिजिटल इकोसिस्टम बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में ही मिल पाएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी भी डिजिटल नागरिक को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपने डिजिटल पदचिन्हों पर नजर रखें।